और हमारी सहयोगी ममता चोपड़ा हमारे साथ जुड़ रही हैं फ्रांस के शहर नीस से ही। ममता जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फ्रांस दौरे का एक जो सबसे अहम आकर्षण है वो फ्रांस के नीस शहर में भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का उद्घाटन होने वाला है। भारत नवाचार के क्षेत्र में लगातार प्रगति कर रहा है, हम सब जानते हैं, और ऐसे में इंडिया इनोवेट्स का ये जो उद्घाटन है ये कितना महत्वपूर्ण हो जाता है। एक तरह से देखा जाए तो भारतीय और यूरोपीय टेक इकोसिस्टम को जोड़ने की एक तरह से कवायद कह सकते हैं। बिल्कुल, कवायद तो बिल्कुल यही है, लेकिन हम यूरोप के टेक सिस्टम से जुड़ने के साथ साथ विश्व के टेक सिस्टम को भी एक संदेश देना चाहेंगे जब हम भारत इनोवेट्स का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ करेंगे। इसके लिए ये समझना बहुत जरूरी है, आज का दौर तकनीक का दौर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई साल पहले कहा था कि 21वीं सदी भारत की, एशिया की सदी होगी और ये सदी है जो तकनीक की ही सदी होगी। ऐसे में टेक्नोलॉजी, खासकर डीप टेक टेक्नोलॉजी, जिस पर देश कई वर्षों पहले से काम शुरू कर चुके हैं और जो हमारे भविष्य के विकास को परिभाषित करेगा, इसको भी देश समझ चुके हैं। इसलिए जब आज भारत यहाँ इस मंच पर अपनी क्षमता को दिखाएगा तो यही डीप टेक है जो हमारे बढ़ते कदमों को भी विश्व के सामने रखेगा कि हम भी इस डीप टेक में आगे बढ़कर काम करने को आतुर हैं। इसीलिए इसका महत्व बढ़ जाता है क्योंकि हमने भी देश भर से 120 डीप टेक स्टार्टअप्स को चुना, 1280 एंट्रीज जिनमें से 120 को चुना गया। और ये सब वो डीप टेक्स हैं जिनको इसलिए भी सेलेक्ट किया गया कि ये वो सॉल्यूशंस दे रहे हैं जो सिर्फ भारत के लिए नहीं बल्कि विश्व के लिए भी उनकी समस्याओं का समाधान करेंगे। और बहुत से ऐसे हैं जो ग्लोबल साउथ की समस्याओं का भी हल करते नजर आएंगे। जो 13 अग्रणी सेक्टर्स हैं, ये यही सेक्टर्स हैं जहां पर भारत अपनी ताकत को दिखाते हुए फ्रांस के साथ मिलकर विश्व को ये बताना चाहता है, जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा था कि आइए मिलकर टेक्नोलॉजी को मानवता की सेवा के लिए आगे लेकर आएं, एक तरीके से समावेशी विकास। और ये समावेशी विकास जो प्रधानमंत्री कह रहे हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसका मतलब है कि सिर्फ विकसित देश और चुनिंदा विश्व की कंपनियां ही तकनीक पर नियंत्रण ना रखें, बल्कि इस तकनीक का फायदा, प्रौद्योगिकी का फायदा तब होगा अगर वो सब लोगों तक पहुंच सके जिनको इसकी जरूरत है, जिसमें ग्लोबल साउथ बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। तो आज भारत तमाम उन अग्रणी वैश्विक देशों के साथ कदम मिलाकर आगे बढ़ने को तैयार है, इस तरह से कि विश्व के सामने की जो चुनौतियां हैं, जो समस्याएं हैं, उनका समाधान निकाल ऐसे में फ्रांस में इसका आयोजन भारत के लिए कितना ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है ममता जी, भविष्य के लिहाज से देखा जाए तो? महत्वपूर्ण बहुत ज्यादा है। इसको हम एक लॉन्च पैड की तरह, मतलब पहला अंतर्राष्ट्रीय संस्करण, महत्व इसका इसलिए बढ़ जाता है कि अभी तक भारत जो पिछले 12 सालों में इनोवेशन के क्षेत्र में एक इकोसिस्टम डेवलप करने की कोशिश कर रहा है, जिस तरीके से हम मान सकते हैं कि 3 पहलुओं पर काम हुआ है, फैसिलिटेशन के ऊपर, रेगुलेशन के ऊपर, कोलैबोरेशन के ऊपर। इन 3 के आधार पर भारत ने अपना इनोवेशन का इकोसिस्टम खड़ा कर दिया है। इस तरफ तक खड़ा कर दिया है कि अब लोग या जो स्टार्टअप्स हैं या जो युवा छात्र हैं या जीवन स्कूल के छात्र हैं, अगर उनके पास आइडियाज़ हैं तो उनके लिए अवसर है कि वो उन पर काम कर सकें। ऐसे स्टार्टअप्स हमारे जो काम करते आ रहे हैं, जो कितने वर्षों से स्ट्रगल करते आ रहे हैं, उनको अब साथ मिलने लगा है, मदद मिलने लगी है, सहयोग मिलने लगा है, तंत्र और प्रशासन उनके साथ खड़ा होता नजर आ रहा है। बहुत से लोगों को ये भी नहीं शायद पता कि अगर आपके पास एक इनोवेटिव है, एक इनोवेशन का एक विचार है, तो आप चाहे IIT से पढ़े ना हो, लेकिन फिर भी आप IIT तक जा सकते हैं, IIT से बोल सकते हैं कि मेरा ये विचार है, और अगर वो उनको पसंद आ जाता है तो IIT आपके विचार पर अनुसंधान करने को तैयार हो जाता है। तो ये तमाम ऐसे सिस्टम है जो भारत ने खड़ा कर दिया है। इसी का परिणाम है कि आज हमारे पास ये डीप टेक स्टार्टअप्स भी हैं, जिनमें से कुछ तो ऐसे ही हैं जो अभी PhD कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, लेकिन उनका विचार इतना बेहतरीन है कि उसको यहाँ चुना गया है। और बहुत से ऐसे हैं जो स्पेस के क्षेत्र में, रोबोटिक्स के क्षेत्र में ऐसी समस्याओं का समाधान दे रहे हैं, या विश्व में चुनिंदा 2-3 कंपनियों में उनकी गिनती हो रही है, जो ये दिखाता है कि भारत के स्टार्टअप्स के सामने जो चुनौतियां अभी तक रही हैं उनका समाधान हमें यहां से मिल पाएगा। क्योंकि यहां से होता क्या है, आप अपने देश में बैठकर कुछ इनोवेशंस कर रहे हैं, लेकिन जब आप विश्व के साथ, वैश्विक स्तर के निवेशकों के साथ, कंपनियों के साथ, रिसर्च इंस्टीट्यूट्स के साथ जुड़ जाते हैं तो आपका स्तर बढ़ जाता है, आपका नजरिया वैश्विक हो जाता है। तो विश्व उस चीजों को, उस तकनीक को किस तरीके से अपना सकता है, आप उस ओर कदम बढ़ा देते हैं। इस दिशा में हमारे स्टार्टअप्स का इन तमाम निवेशकों के साथ, एजुकेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट्स के साथ जुड़ना और इन वेंचर कैपिटलिस्ट के साथ जुड़ना
जी। उनके लिए अवसर देगा। बिल्कुल, आप हमारे साथ बनी रहिए। हमारे साथ गुलशन सचदेवा जी जुड़ गए हैं स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज जेएनयू से। बहुत बहुत स्वागत है गुलशन जी आपका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद ये 7वीं फ्रांस यात्रा है, कितना महत्वपूर्ण मानते हैं इस दौरे को? नई ऊंचाइयों पर जाती नजर आएगी द्विपक्षीय साझेदारी? जी बिल्कुल, इनफैक्ट आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि फ्रांस जो है हमारा बहुत ही अच्छा महत्वपूर्ण साझेदार है। इनफैक्ट अगर हम देखते हैं आज, तो कम से कम हम भारत की 45 देशों के साथ सामरिक साझेदारी है। लेकिन जब हमने सामरिक साझेदारी का शुरुआत किया था, तो 1998 में पहला पश्चिमी देश था जिसके साथ फ्रांस था, जिसके साथ भारत ने वो साझेदारी की थी। उसके बाद से हमने देखा कि भारत के अंदर 3 प्रधानमंत्री और 4 वहां पे राष्ट्रपति, सब ने इनको मिलकर इस पूरी जो है साझेदारी को बहुत आगे बढ़ाया। और जब से प्रेसिडेंट मैक्रों और प्राइम मिनिस्टर मोदी की इनकी आपस की जो कितने सालों से, अभी इन्होंने इसको और बहुत आगे बढ़ाया है और अभी उसको तो ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में तब्दील किया है। और बहुत से ऐसे जो हैं एरियाज हैं जिसमें हम बहुत पहले से आगे बढ़े हैं। और वो चाहे वो डिफेंस का हो, चाहे वो इनोवेशन का हो, अभी जैसे ईयर ऑफ इनोवेशन है, और उसके अंदर तो ये जो अभी वहाँ पे जो इनोवेट इंडिया की जो सब बात हो रही है, तो बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिसमें भारत और फ्रांस जो हैं वो बहुत आगे बढ़े हैं। और हालांकि ये बात सही है, क्योंकि दोनों के डेवलपमेंटल इश्यूज अलग हैं, डेवलपमेंटल लेवल्स अलग हैं, ज्योग्राफी उनकी अलग है, हम अलग हैं, वो यूरोप में हैं, हम एशिया में हैं। लेकिन फिर भी राजनैतिक तौर से, सामरिक तौर से काफी जो है भारत के साथ फ्रांस की जो है जिसको हम कहते हैं कि कन्वर्जेंस हुआ है बहुत से ऐसे एरियाज में। और खास तौर से इवन विदेश नीति में पिछले कई सालों में इंडो पैसिफिक का इलाका है, उसमें भी हमने काफी, क्योंकि उनको भी उसके अंदर काफी रुचि है, और भारत की जो विदेश नीति है उसके अंदर भी इंडो पैसिफिक के बारे में काफी बात होती रही है। तो वो बहुत सारे ऐसे नए एरियाज है जिसके अंदर हम आगे बढ़ रहे हैं। और जो पूरी अभी जो नई तकनीक है, नई जो चीजें बदल रही हैं, नई नई तकनीक आ रही हैं, उसमें हम जानते हैं कि एक बहुत बड़ी प्रतिस्पर्धा है। जी। उसमें अमेरिका की कंपनीज हैं, उसमें चीन की कंपनीज हैं, जी। उसमें जो यूरोप की कंपनी है और जो फ्रांस की कंपनीज है। उनको लगता है कि भारत जैसे देश के साथ जो पूरा इतना बड़ा इकोसिस्टम है, उसके साथ अगर वो जुड़ जाते हैं, तो ये दोनों देशों के लिए भी फायदा होगा और पूरे विश्व को इसका फायदा होगा। जी। प्रधानमंत्री 17 जून को एवियन शहर में होने वाले G7 समिट में भी भाग लेंगे। और अगर हम देखें गुलशन जी, वैश्विक अर्थव्यवस्था, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, नई साझेदारियों के लिहाज से, तो क्या कुछ इससे निकलकर सामने आता नजर आएगा? नहीं, ये एक बहुत अच्छी सोच है, जैसा आप पहले बात कर रहे थे। अब ये है कि ये एक खास किस्म की, मुझे लगता है एक एक पहल की गई है भारत सरकार के द्वारा। हम्म। उसमें ये है कि आप, हम जानते हैं कि भारत का इकोसिस्टम जो है स्टार्टअप का बहुत बड़ा है, बहुत मजबूत है। और भारत का जो एजुकेशनल सिस्टम है वो भी बहुत व्यापक है, यंग पॉपुलेशन है। हम्म। लेकिन इसके अंदर मुझे लगता है जो फोकस है, जो हम कहते हैं डीप टेक के ऊपर, डीप टेक का मतलब यह है कि जो बेसिक फंडामेंटल रिसर्च भारत की जो मुख्य संस्थान कर रहे हैं, चाहे वो आईआईटीज हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस हैं, या और जो दूसरे संस्थान हैं वो कर रहे हैं, यूनिवर्सिटीज के अंदर हो रहा है। हम्म। वो बात जरूर है कि वो, चाहे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हो, क्वांटम की बात हो, सेमीकंडक्टर की, जिसके बारे में आजकल बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है। लेकिन जब हम डीप टेक की बात करते हैं, तो हम्म। उसमें बेसिक रिसर्च, चाहे वो एग्रीकल्चर के अंदर हो रही हो, चाहे वो क्लाइमेट के अंदर हो रही हो, चाहे वो हेल्थ के अंदर हो रही हो, और मैन्युफैक्चरिंग के अंदर हो रही हो, तो वो एक ऐसी, मुझे लगता है कि ऐसा विषय चुना गया है जिसके अंदर हम जानते हैं, क्योंकि यूरोप का और फ्रांस का एक बहुत मजबूत उनका मैन्युफैक्चरिंग है, बहुत उनका मजबूत जो है, उनके जो रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, हम्म। वो उसको सारी दुनिया जानती है। लेकिन भारत का जो अपना हमारा जो बेसिक रिसर्च का जो इकोसिस्टम है, उसको कैसे जोड़ा जाए फ्रांस और यूरोप के इकोसिस्टम के साथ, और इंडस्ट्री के साथ, और इन्वेस्टर्स के साथ, मुझे लगता है यही एक सबसे बड़ा इसका ये बहुत अच्छा एक, मुझे लगता है, पहल है भारत सरकार के द्वारा। और उसमें अगर कुछ हमको कामयाबी मिलती है, तो इसका फायदा
रिसर्चर्स को होगा इसका फायदा, बिल्कुल उद्यमियों को होगा, सभी बिल्कुल, को इसका इसका फायदा फायदा कई होगा जी। सेक्टर्स में, अलग-अलग सेक्टर्स में होता हुआ नजर आएगा। ममता चोपड़ा जी हमारी वरिष्ठ संवाददाता हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, फ्रांस में मौजूद हैं। ममता जी, फ्रांस और भारत के रिश्तों पर अगर हम नजर डालें तो 1964 के पहले अंतरिक्ष समझौते से लेकर हाल में आतंकवाद के खिलाफ सहयोग तक देखा जाए तो बेहद महत्वपूर्ण रही है आपसी साझेदारी, और जो आपसी संबंध है काफी ज्यादा घनिष्ठ रहे हैं। राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी होनी है, इस मुलाकात के क्या कुछ मायने निकाले जाएं? दोनों देशों के बीच में जिन क्षेत्रों में सहयोग अभी तक चलता आ रहा है उनकी तो आकलन होगा ही, लेकिन साथ ही क्योंकि हम जानते हैं कि रोड मैप तैयार किया गया है होराइजन 2047 दोनों देशों के बीच 2024 में, उसके बाद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो ये दौरा है ये इसी रोड मैप को कैसे आगे जमीन पर उतारा जाए उस दिशा में बहुत महत्वपूर्ण होगा। और इस रोड मैप में ऐसे बहुत से नए बिंदु हैं जो ये दिशा देते हैं कि भारत और फ्रांस दोनों गहरे मित्र हैं, दोनों के बीच कितने विभिन्न क्षेत्रों में साझेदारियां हैं, लेकिन कैसे उसको अब आज के दौर की चुनौतियों के हिसाब से, आज के दौर के अवसरों के हिसाब से आगे बढ़ाया जाना चाहिए। इस दिशा में देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से मुलाकात करेंगे तो द्विपक्षीय संबंधों की पूरी गणना की जाएगी, लेकिन साथ ही साथ हम जानते हैं कि दोनों राष्ट्राध्यक्षों के बीच की मुलाकात G7 से एकदम पहले हो रही है, इसलिए इसका महत्व बेहतर हो जाता है क्योंकि G7 के मंच पर जब भारत एक पार्टनर कंट्री के तौर पर वहां पर आमंत्रित किया जाएगा तो वहां वैश्विक चुनौतियों पर भी चर्चाएं होंगी, विमर्श होगा। तो भारत और फ्रांस के द्विपक्षीय बैठकों का G7 से पहले आयोजन इस बात का भी संकेत है कि दोनों देश अपनी साझा मुद्दों के साथ साथ वैश्विक मुद्दों पर भी एक राय लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं। इस दिशा में देखें तो दोनों बायलैटरल्स जो होने हैं दोनों देशों के बीच वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं क्योंकि अब हम डीप टेक और इनोवेशन को एक आधार बनाना चाहते हैं दोनों देशों के रिश्तों का, और यही साझा नेतृत्व दोनों देश जो दे रहे हैं यही विश्व के लिए एक बड़ा संदेश भी होगा जब दोनों राष्ट्राध्यक्ष बैठक करेंगे। बिल्कुल, डीप टेक और इनोवेशन दोनों देशों के रिश्तों को और घनिष्ठ बनाने का एक आधार बनता नजर आएगा। गुलशन जी, आपसे जानना चाहेंगे कि इस बार G7 जो समिट है उसके एजेंडे की क्या कुछ खास बात है? वैश्विक आर्थिक सहयोग और असंतुलन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI के लिहाज से देखा जाए तो कितना महत्वपूर्ण है? देखिए, G7 की जो बात है ये बात तो सही है कि वो 7 बड़े इंडस्ट्रियलाइज देश हैं, डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं। 50 साल पहले से जब से ये गुट शुरू हुआ उन्होंने एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका अपनी अदा की है पूरी दुनिया के मंच के ऊपर, लेकिन अब दुनिया बदल गई है। उसके अंदर G7 की निश्चित तौर से एक अपनी भूमिका है, लेकिन क्योंकि और बहुत सी शक्तियां बढ़ रही हैं, यही एक कारण है क्योंकि जैसे आप देख रहे हैं कि कितने सालों से अभी भारत को भी वहां पे लगातार वहां पे उसका निमंत्रण मिल रहा है। G20 उसके बाद अलग से बन गया है, वहां पे अलग बातचीत हो रही है, लेकिन अभी फिलहाल जो मुद्दे मुझे लगता है G7 के अंदर जो सबसे एक तो एजेंडा जो उन्होंने पहले तय किया हुआ है और जो अभी तुरंत जो मुद्दे जो बने हैं, एक तो जो दो बड़े युद्ध चल रहे हैं, यूरोप का जो यूक्रेन वाला मुद्दा है और जो पश्चिम एशिया वाला ईरान का जो युद्ध का मामला है। तो निश्चित तौर से ये दोनों काफी का इसका प्रभाव रहेगा। और ईरान युद्ध के अंदर कैसी बातचीत अभी बिल्कुल निर्णायक मोड़ पे चल रही है, प्रेसिडेंट ट्रम्प वहां पे किस तरीके से बिहेव करते हैं, क्योंकि कई बार वो पिछले बार एक दो बार G7 एक आध दिन के बाद छोड़ के निकल गए थे, तो उनके मूड के ऊपर बहुत डिपेंड करता है किस तरह का बातचीत वहां पे ईरान के अंदर होती है। और क्योंकि यहाँ पे प्रेसिडेंट जेलेंस्की जो है वो भी वहां पे इनवाइट किए गए हैं, और लास्ट मिनट पे बाद में जो है प्रेसिडेंट मैक्रो ने जो है वो जो पश्चिम एशिया के जो देशों के प्रतिनिधि हैं, चाहे वो यूएई से हो, कतार से हो और सऊदी अरेबिया और इजिप्ट से, उनको भी इसके अंदर खास तौर से एक दिन के लिए बुलाया गया है। तो वो एक मुद्दे जो पूरी जो जियोपॉलिटिकल जो माहौल चला हुआ है वो एक रहेगा, और उसका जो परिणाम उसका जो इम्पैक्ट जो सारा पड़ रहा है वो पूरी अर्थव्यवस्था के ऊपर, जो पूरी दुनिया की एनर्जी मार्केट के ऊपर। और सबसे बड़ा एक मुझे लगता है बड़ा कारण, एक बड़ा एक थीम ये भी यहाँ पे मुद्दा है
कि जो तीसरे दुनिया के देश हैं उनके साथ पार्टनरशिप कैसे G7 के देशों की बढ़ाई जाए, मजबूत की जाए। तो उसमें भारत की भूमिका काफी अग्रणी रहेगी, क्योंकि भारत आप जानते हैं वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ के रूप में जाना जाता है। और इस समय भारत जो है वो ब्रिक्स की प्रेसिडेंसी भी कर रहा है। जैसे आप जानते हैं जब हमारी जी। G20 की प्रेसिडेंसी थी, तब वो जर्मनी की जो थी G7 की प्रेसिडेंसी, तब भी हमने काफी कुछ कोऑर्डिनेट उनके साथ किया था। अब G7 की प्रेसिडेंसी जो है वो फ्रांस के पास है और ब्रिक्स की प्रेसिडेंसी भारत के पास है। तो कैसे इन दोनों अलग अलग संस्थानों के जो भी जी। कैसे उसके अंदर कोऑर्डिनेट किया जाए वहां के मुद्दों को, क्योंकि ब्रिक्स का जो मुद्दे हैं हम्म। वो नॉन वेस्ट देश है, लेकिन भारत उसके अंदर प्रेसिडेंसी है, वहां पे भी वही सब चीजें बातचीत हो रही है। और कैसे जो है जो एक पश्चिम के देशों का और जो दक्षिण के देशों का, ग्लोबल साउथ और ग्लोबल नॉर्थ का जो गैप है, हम्म। उस गैप को खास तौर से क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट फाइनेंस के अंदर कैसे की जो दूरियां को कम जी। किया जाए। मुझे लगता है भारत उसके अंदर एक काफी बड़ी भूमिका निभाएगा, और उसीलिए भारत का उसके अंदर जो है मुझे लगता है जो प्रतिनिधित्व सिर्फ भारत अपना वहां पे प्रतिनिधित्व कर रहा है वो तो जरूर है G7 के अंदर, लेकिन मुझे लगता है ग्लोबल साउथ का भी एक बहुत बड़ा वहां बिल्कुल, पे ग्लोबल एक साउथ का भी रिप्रेजेंटेटिव भारत प्रतिनिधित्व वहां करता हुआ बनेगा। नजर आएगा और ऐसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने वक्तव्य में भी कहा। बिल्कुल, और कई बड़े जो मुद्दे हैं उन पर नजर रहेगी, क्योंकि चाहे वो वेस्ट एशिया में जिस तरह से बढ़ रहा है तनाव, उस पर बात हो, या फिर जो है जो ऊर्जा संकट हो रहा है उस पर बात हो, तो उस पर नजर बनी रहेगी। फिलहाल आप दोनों का ही बहुत बहुत धन्यवाद, गुलशन जी और ममता जी। फिलहाल मिड डे प्राइम